नमस्ते। हम उपस्थित हैं आपके समक्ष प्रश्नों की श्रृंखला भाग 5 में। और आज देखते हैं हमारे कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी की लोक नाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें पूछ रहा है सांग लोक नाट्य शैली कहाँ की है। तो सांग लोक नाट्य शैली ये है आपकी हरियाणा की। फिर आती है नौटंकी। तो नौटंकी है आपकी उत्तर प्रदेश की। फिर आता है आपका माच। माच है मालवा मध्य प्रदेश का। नाचा फिर आता है, बचता है हमारा छत्तीसगढ़। तो सांग, नौटंकी, माच, नाचा ये लोक नाट्य शैलियाँ दी गई थी जिनको सुमेलित करना था। सांग है हरियाणा का और नौटंकी है उत्तर प्रदेश की। माच मालवा मध्य प्रदेश का है और नाचा है कहाँ, छत्तीसगढ़ का। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होता है इसमें? हमारा इसमें विकल्प सही होगा 4। ठीक है, 4 हमको 2 विकल्पों में मिल रहा है। फिर नौटंकी उत्तर प्रदेश में 4, 1, तो हमारा ए विकल्प सही होगा। 4, 1, 2। चलिए आगे चलते हैं। नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें। अब नामवर सिंह के द्वारा रचित पुस्तकों के विषय में पूछा गया है। तो कहानी, नई कहानी, साहित्य एवं समाजशास्त्र की भूमिका, इतिहास और आलोचना, भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो यहाँ नामवर सिंह की पुस्तकों के विषय में पूछ रहा है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? हमारा यहाँ विकल्प सही होगा इतिहास और आलोचना, कहानी और नई कहानी। ये दोनों नामवर सिंह की पुस्तकें हैं, यानी 1 और 3। तो डी विकल्प हमारा यहाँ सही होगा। बाकी साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका और भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो साहित्य शास्त्र समाज की भूमिका ये है मैनेजर पांडे जी की। किसकी है? मैनेजर पांडे। और आपका जो है भक्ति काव्य और लोक जीवन ये है शिव कुमार मिश्र का। किसका है? शिव कुमार मिश्र जी का। ठीक है। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास पूछा गया है। तो हमारा पहला विकल्प है धरती धन्ना अपना, यथा प्रस्तावित दूसरा विकल्प, तीसरा है किस्सा गुलाम, चौथा है मुट्ठी भर कांकर। तो यहाँ कौन कौन सा हमारा सही होगा? तो धरती धन्ना अपना और मुट्ठी भर कांकर ये दोनों उपन्यास हमारे सही हैं। यानी कौन सा विकल्प सही है? तो 1 और 4 हमारा सही है। किस्सा गुलाम किसका है? किस्सा गुलाम है रमेश चंद्र शाह का। किस्सा गुलाम रमेश चंद्र शाह का। और आपका आता है यथा प्रस्तावित। तो यथा प्रस्तावित है गिरिराज किशोर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो यहाँ आर्य भाषाओं के विषय में पूछा जा रहा है। तो ये बहुत से आसान आपके प्रश्न हैं। तो संस्कृत, प्राकृत और अंग्रेजी। तो दिए गए विकल्पों में आपका सी जो है वो सही होगा, क्योंकि तुर्की आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है। तुर्की किस भाषा परिवार में है? उराल अल्ताई भाषा परिवार में है। उराल अल्ताई। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? मंगोली, चीनी, जापानी आदि इसकी भाषाएं हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं।
पहला कथन है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। पहला कथन क्या है? समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। दूसरा कथन है भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैत से प्रभावित रहा। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? उत्तर हमारा यहाँ पर सी सही होगा। कथन एक सत्य है, लेकिन जो दूसरा कथन है वो गलत है। ठीक है, तो सी हमारा विकल्प सही होगा। समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, सही है, क्योंकि अगर सगुण भक्ति में जैसे हम राम कृष्ण भक्तों को देखेंगे तो उनके यहाँ क्या है? केंद्रीय तत्व समर्पण ही है। ठीक है, केंद्रीय तत्व समर्पण ही हमारे सामने आएगा सगुण भक्ति में। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भक्तिवाद एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित नहीं था। भक्तिवाद इस्लामिक एकेश्वर, भावनात्मक रहस्यवाद से, साधनात्मक रहस्यवाद से, ठीक है, वैष्णव प्रपद्यवाद से आदि कई धाराओं से प्रभावित था। तो बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? अब यहाँ बात बिंबवाद की पूछी जा रही है। तो जॉर्ज लुकास, एजरा पाउंड, डेनियल बेल, जॉक देरिडा। तो यहाँ का क्या सही होगा हमारा? एजरा पाउंड सही होगा। ठीक है, इमेजिज्म या बिंबवाद का प्रयोग एजरा पाउंड ने सर्वप्रथम किया था। अब बिंबवाद है क्या? तो जब किसी पदार्थ को चित्रबद्ध करके एक मूर्त रूप दिया जाता है तो उसे बिंब कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ को जब मूर्त रूप दिया जाता है एक चित्र करके तो उसको ही बिंब कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से दिनकर के काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? तो यहाँ दिनकर की काव्य की विशेषताएं पूछ रहा है। तो जातिवादी, व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का तात्विक चिंतन या शोषण का विरोध, व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रतिष्ठा। तो कौन कौन सा इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो हमारा यहाँ विकल्प सही है जातिवाद, व्यवस्था का विरोध, और दूसरा विकल्प हमारा सही होगा युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। यानी हमारा कौन सा विकल्प सही है? विकल्प पहला और तीसरा बी हमारा सही है। मानव प्रवृत्तियों अथवा विकारों का पात्र के रूप में उपस्थित है। अब यहाँ पात्र के विषय में पूछ रहा है, तो उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। नाटक के विषय में पूछ रहा है। तो कौन से 4 नाटक दिए गए हैं? विशाख, कामना, सज्जन और प्रायश्चित। इन चारों नाटकों में से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो हमारा यहाँ विकल्प सही होगा कौन सा? कामना। कामना विकल्प हमारा सही है। ठीक है, बाकी जो विशाख है ये बौद्ध भिक्षुओं पर आधारित है। जो सज्जन है ये महाभारत के कथानक पर आधारित है। तो इसको ध्यान से आप यहाँ पर देख लीजिए, बौद्ध भिक्षुओं पर आधारित ये महाभारत की कथा पर आधारित, और जो आपका प्रायश्चित है ये जयचंद की मृत्यु की घटना है। जयचंद की मृत्यु की घटना। अब जयचंद्र की मृत्यु की घटना जो है इसमें इतिहास में विवाद है। विवाद क्या समझिए, गैर ऐतिहासिक ही है ये। फिर अब चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। अब निर्मल वर्मा की कौन सी कहानी है? हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की। यहाँ कौन सा विकल्प सही होगा?
तो यहाँ हमारा विकल्प सही होगा हताश और आत्मपरक नायकों की, और दूसरा है अकेलेपन और अलगाव की। तो पहला और दूसरा बी विकल्प हमारा यहाँ सही होता है। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। शरद जोशी के निबंध संग्रह के विषय में पूछ रहा है। तो जीप पर सवार इल्लियाँ, यत्र तत्र सर्वत्र, विषकन्या, आड़ू का पेड़। तो क्या है यहाँ सही? जीप पर सवार इल्लियाँ और कौन सा है? यत्र तत्र सर्वत्र। जीप पर सवार इल्लियाँ 1971 में, और इसका समय क्या है यत्र तत्र सर्वत्र का? तो 2000। ठीक है, और ये दोनों क्या है? व्यंग्यपरक निबंध हैं। विषकन्या किसका है? तो विषकन्या रवींद्रनाथ त्यागी का है। रवींद्रनाथ त्यागी। और आड़ू का पेड़ किसका है? आड़ू का पेड़ रमेश चंद्र शाह का है। रमेश चंद्र शाह। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? पहला और तीसरा, बी विकल्प हमारा सही है। फिर है सूची दी हुई है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। आनंद कादम्बिनी किसकी रचना है? तो आनंद कादम्बिनी रचना है प्रेम घन की। ठीक है, समालोचक किसकी रचना है? समालोचक रचना है गुलेरी जी की। भारतेंदु किसकी रचना है? भारतेंदु रचना है राधाचरण गोस्वामी की सार सुधानिधि सदानंद मिश्र की। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ हमारा विकल्प जो है वो सही होगा। तो आनंद कादम्बिनी किसकी है? 3, 4, सी विकल्प हमारा यहाँ सही होगा। निम्नलिखित भाषाओं का विकास क्रम बताना है। अब यहाँ भाषाओं के विकास क्रम के विषय में पूछ रहा है। ठीक है, प्राचीन संस्कृत, तो 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, कहीं कहीं आपको 1500 से 1000 भी मिलेगा। ठीक है, तो 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत के विषय में पूछ रहा है। तो लौकिक संस्कृत का आपका है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर बात कर रहा है किसकी? शौरसेनी अपभ्रंश की। तो शौरसेनी प्राकृत और अपभ्रंश दोनों आर्य भाषाओं का विभेद है। शौरसेनी प्राकृत का समय क्या है? तो शौरसेनी प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। ठीक, शौरसेनी प्राकृत का है, माफ करिएगा, शौरसेनी का होगा समय कितना? शौरसेनी अपभ्रंश का समय होगा आपके 500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व। ईस्वी से 1000 ईस्वी। पश्चिमी हिंदी का पूछ रहा है समय। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का समय 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक, बस इसने नाम बदल दिए बस। ठीक है, तो विकल्प देखते हैं हमारा कौन सा सही है। तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प हमारा यहाँ ए सही होगा। चलिए, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, चलिए देखते हैं। आस्था और सौंदर्य किसका है? रामविलास शर्मा का है। अनुसंधान और आलोचना किसका संग्रह है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है।
आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह का है और वाद विवाद और संवाद नामवर सिंह का है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे? तो हमारा ए विकल्प सही होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है दव्य सहाव पायस पयास दव्य सहाव पयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत भाषा में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? तो इसको किसने रूपांतरित किया है? 4 विकल्प दिए गए हैं, वररुचि, पुष्पदंत, देवसेन और मईल धवल। तो हमारा विकल्प सही होगा मईल धवल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसे बृहद नयचक्र भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या? बृहद नय चक्र, बृहद नय चक्र भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं स्वातंत्र्योत्तर, नए भावबोध का विकास, स्वातंत्र्योत्तर नए भावबोध का विकास, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। तो हमारा यहाँ कौन सा विकल्प सही होगा? हमारा यहाँ विकल्प सही होगा पहला, दूसरा प्रखर चेतना एवं चेतना युक्त ऐतिहासिकता, और दूसरा विकल्प सही होगा सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। तो 2 और 3 हमारा विकल्प सही है बी। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। अब रामविलास शर्मा की पुस्तकों के विषय में पूछ रहा है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आलोचना के मान, दूसरा विकल्प है प्रेमचंद्र और उनका युग, तीसरा विकल्प है परंपरा और मूल्यांकन, चौथा विकल्प है नई कविता। तो यहाँ कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो प्रेमचंद्र और उनका युग, ये सही है। और हमारी जो इनकी रचना है वो है परंपरा और मूल्यांकन। तो 2 और 3 सही है, ए विकल्प हमारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खड़ी बोली प्रश्न पूछा जा रहा है, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता है इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? चलिए ग्रंथ देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है साकेत, दूसरे में दिया गया है सांध्याटन, तीसरा कामायनी और चौथे में दिया है प्रिय प्रवास। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है किसके लिए? प्रिय प्रवास के लिए। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? उपाध्याय सिंह हरिऔध की। कब लिखी गई? 1914 ईस्वी में। ठीक है, और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कामायनी, बात करें कामायनी की तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। साकेत आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? तो ये प्रश्न शायद दोबारा से आया है, ये पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, मतलब दोबारा से ये आया है। 19 के भी आपकी परीक्षा प्रश्न पत्र में था और 20 में भी है। ठीक है, तो पहला है शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी और जयवर्धन। तो हमारा यहाँ विकल्प सही होगा क्या? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी बाल वयः संधि और किशोर मन के वैज्ञानिक प्रयासों का अंकन है। ठीक है, त्यागपत्र एवं जयवर्धन जैनेन्द्र के उपन्यास हैं, इसको भी ध्यान रखिए। दोनों किसके उपन्यास हैं? तो दोनों जैनेन्द्र के उपन्यास हैं।
फिर आता है पर्दे की रानी। पर्दे की रानी ईलाचंद जोशी का है। ईलाचंद जोशी का उपन्यास। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, तो क्या नहीं है? सतीत्व ही स्त्रीत्व है, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतंत्रीकरण। तो यहाँ कौन सा सही होगा? सतीत्व ही स्त्रीत्व है? बिल्कुल नहीं। तो हमारा ए विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविल में शामिल नहीं है? आलस्य, हिंसा, चिकित्सा और अहंकार। तो कौन नहीं शामिल है? अहंकार आपका नहीं शामिल है। हमारा अगला प्रश्न, चलिए अब आज के लिए हमारे इतने ही प्रश्न थे और हमने इनको बहुत मज़े से हल किया। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपके साथ अपने अगले प्रश्न में, अगले प्रश्नों की श्रृंखला भाग 6 में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।